हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। आज एक नया टॉपिक का क्लास करने जा रहे हैं। ये टॉपिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। टॉपिक का नाम है कैश बजट। बजट का एक और टॉपिक का भी क्लासेस किए थे, फ्लेक्सिबल बजट, उसका भी वीडियो है। आज कैश बजट टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ क्लासेस करेंगे। जैसा कि फ्लेक्सिबल बजट के टाइम में मैंने बताया था कि बजट, कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक अच्छा बजट बना के काम शुरू करना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या, आपका फंड शॉर्टेज हो जाएगा, खर्च के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। बजट एक कंट्रोलिंग टूल्स है, यानी खर्च के ऊपर आप अपना कंट्रोल बना के रख सकते हैं। इससे आपका फंड शॉर्टेज नहीं होगा और काम भी सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्च होगा, कितना लागत आएगा, ये हम लोग पहले बजट बना के प्री डिटरमाइंड पहले से हम लोग पता लगाते हैं, तय करते हैं कि हमको ये चीज में इतना खर्च करना है या ये चीज में इतना खर्च हो सकता है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे का प्लानिंग करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। कैश बजट में हम लोग पता लगाएंगे कि कहां कहां से मेरा कैश आएगा, कैश का इनफ्लो, कैश का सोर्सेस, पैसा आने का साधन क्या है, और वो पैसा मेरा कहां कहां जाएगा, कैश का आउटफ्लो कहां होगा, और फाइनली मेरे पास कितना पैसा बच सकता है मंथ का एंड में या क्वार्टर का एंड में या ईयर का एंड में, वो भी हम लोग कैश बजट से पता लगा सकते हैं। ये टॉपिक बीकॉम, एमकॉम, प्रोफेशनल कोर्सेस, बीबीए, एमबीए और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तो टॉपिक में आते हैं। देखिए, अभी जैसा मैंने बताया आपको कि कैश बजट, यानी आप यहां से क्या पता लगा रहे हैं, आप यहां से ये पता लगा रहे हैं कि एक काम को करने के लिए कहां कहां से पैसा आ सकता है और उस काम को करने के लिए कहां कहां पर पैसा खर्च हो सकता है, और फाइनली आपके पास कितना फंड बचेगा, ये कैश बजट से हम लोग पता लगाते हैं। तो कैश बजट में प्राइमरली दो चीज है। पहला, पैसा कहां से आएगा, दूसरा पैसा कहां जाएगा। पैसा का इनफ्लो क्या होगा और पैसा का आउटफ्लो क्या होगा। इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक हो गया रिसीप्ट, पैसा जब आता है, पैसा जब प्राप्त होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स। और पैसा जो मेरा खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है मेरा पैसा, दैट इज पेमेंट्स। पेमेंट्स। अच्छा, पैसा जो मेरा आएगा, तो वो पैसा कहां से आ सकता है। एक हुआ आपने सेल किया, कैश में सेल किया, वहां से आपका पैसा आएगा। कैश सेल का पैसा हर महीना का हर महीना आपको मिल जाता है। दूसरा, डेटर को आपने जो सेल किया था वहां से कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, रिसीप्ट्स का लेकिन मेजर सोर्स यही दो है। कोई भी बिजनेस का रिसीप्ट्स का मेजर सोर्स यही दो है। और तीसरा मिसलेनियस बोल सकते हैं, इधर उधर से पैसा आया, जैसे आप कहीं पर इन्वेस्ट करके रखे हैं पैसा, तो वहां से इंटरेस्ट आएगा आपके पास, तो वो बहुत मेजर सोर्स नहीं है। कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से आपके पास पैसा आ रहा है, वो रेगुलर बेसिस में नहीं आता है। रेगुलर बेसिस में जो बिजनेस के पास पैसा आता है वो हुआ कैश सेल करके, और वो हुआ कलेक्शन फ्रॉम डेटर करके।
पेमेंट कहां कहां आपका पैसा खर्च होगा, मेजर खर्च अगर देखा जाए, सबसे पहला आपने कैश में अगर परचेस किया है तो वो पैसा आपको पेमेंट करना है। सेकंड, अगर आपने क्रेडिट पे परचेस किया है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मतलब मैं मेजर खर्च के बारे में बता रहा हूं, जहां जहां आपका पैसा जाएगा, पैसा का यूज जहां पर होगा, पैसा का आउटफ्लो जहां पर होगा। थर्ड, प्रोडक्शन कौन करेगा, वर्कर करेगा, तो हर महीना एक ह्यूज अमाउंट कंपनी को, वर्कर को, लेबर को वेजेस पेमेंट के लिए देना पड़ता है। वेजेस बोलिए, सैलरी बोलिए, ये सब पेमेंट के लिए देना पड़ता है। फोर्थ, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब आप लोग जानते हैं बाकी का सारा खर्च, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब मेजर जगह है जहां पर आपका पैसा खर्च होगा। अब सिंपल एक लॉजिक से सोचिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास कितना पैसा बचा, यानी आपके पास कितना पैसा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप रिसीप्ट्स का टोटल कीजिएगा, आप पेमेंट का टोटल कीजिएगा, रिसीप्ट से पेमेंट माइनस कीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस यानी आपके पास कितना कैश बैलेंस है या कितना बैंक बैलेंस है पता चल जाएगा। चलिए एक सम से शुरू करते हैं, अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैश इन हैंड एस्टिमेटेड ऑन 1 अप्रैल 2015 रुपीज 10,000। एक बात जान लीजिए, बजट पूरा एस्टिमेशन पे डिपेंडेंट है। बजट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ये एक अनुमान लगाते हैं हम लोग, और एस्टिमेशन थोड़ा अप डाउन होता है, मतलब 5 to 10% वेरिएशन इसमें हो ही सकता है और होता भी है। तो हमें जो बजट बनाना है सिर्फ 1 महीना का बनाना है, अप्रैल महीना का बनाना है, और एस्टिमेट करके देखा गया है कि 1 अप्रैल को शायद हमारे पास 10,000 रुपया रहेगा ओपनिंग कैश बैलेंस। इधर मार्च महीना का सेल्स परचेज और वेजेस दे दिया है, अप्रैल महीना का भी सेल्स परचेज और वेजेस दे दिया, 1 महीना पहले का भी डेटा दिया, और हमको जिस महीना का बनाना है करेंट मंथ का भी दिया है। इंफॉर्मेशन में बोला जा रहा है कि 75% ऑफ सेल्स आर रिकवर्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स। क्या मतलब हुआ इतना सा का? इतना सा का हिंदी अर्थ यह है कि जिस महीना में आप सेल करते हैं 75% पैसा उसी महीना में प्राप्त होता है, यानी यह है कैश सेल्स। हर महीना में 75% पैसा मिल जाता है, तो कैश में सेल करते हैं तभी मिल जाता है। दैट मीन्स यहां से हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर 75% कैश सेल होता है तो बाकी का 25% जरूर क्रेडिट सेल होता होगा। कैश सेल दे दिया तो उसके मदद से क्रेडिट सेल पता चल सकता है, क्रेडिट सेल दे दिया तो उसके मदद से कैश सेल पता चल सकता है। तो 75% उसी महीना में मिल जाता है, मतलब ये कैश सेल है। तो बाकी बचा कितना? 25%, वो बन गया क्रेडिट सेल। एंड द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट मंथ, ये क्रेडिट सेल के बारे में बोल रहा है। रिमेनिंग कितना? 25% बोल रहा है, वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। यानी मार्च में जो हम लोग सेल करेंगे उसका 25% पैसा अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल में जो सेल करेंगे उसका 25% पैसा मई में मिलेगा, ये बोलना चाह रहा है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। सप्लायर मतलब क्या? क्रेडिटर। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ, इसका हिंदी अर्थ क्या है? क्रेडिटर सप्लायर हमें 1 महीना का मोहलत देता है, मतलब क्रेडिटर से अगर सामान खरीदे तो 1 महीना बाद हमें पैसा चुकाना है। ये पूरा सम्स है। फॉर्मेट, जितना महीना का बजट बनाइएगा उतना अमाउंट का कॉलम ड्रॉ करना है। 1 महीना का बजट बनाइए तो 1 महीना का अमाउंट कॉलम आपको ड्रॉ करना है। ऊपर में लिखना है आप बजट बना रहे हैं और किस मंथ का बना रहे हैं। सबसे पहले आप डालिएगा ओपनिंग कैश बैलेंस, जो कि सम्स में दे दिया था। ये देखिए 1 अप्रैल को 10,000 का ओपनिंग कैश बैलेंस होगा, ऐसा कंपनी का एस्टिमेशन था। ये पहले डाल लीजिए। इसके बाद ऐड करिए रिसीप्ट्स, जहां से पैसा आएगा। तो पैसा 2 जगह से आएगा। कौन सा 2 जगह? कैश सेल से आएगा और कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आएगा। इसके लिए हम लोग वर्किंग्स बनाएंगे।
कैश सेल्स से कितना आएगा? 75% आएगा, यानी अप्रैल महीना में जो सेल्स है उसका 75% है कैश सेल। देख लेते हैं अप्रैल महीना का सेल्स कितना है। 2 लाख रुपया है। 2 लाख का 75% कैश सेल मतलब उसी महीना में मिल जाता है। दैट मीन्स 2 लाख का 75% 1.5 लाख रुपया उसी महीना में मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा 2 लाख का 75%। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट में डाल लीजिए कैश सेल, नोट 1 लिखिए और 1,50,000 बैठाइए। क्रेडिट सेल कितना होगा? 25%, अभी जो समझाया था। वो पैसा मिलेगा 1 महीना बाद, यानी अप्रैल में जो पैसा मिलेगा वो मार्च वाला सेल्स का 25% मिलेगा। मार्च में सेल्स कितना हुआ था? 1,90,000, उसका 25% पैसा आपको अप्रैल में मिलेगा। ये देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वर्किंग्स को फॉलो कीजिए। 25% बीता महीना का पैसा मिलेगा, यानी अप्रैल में कितना मिलेगा? मार्च वाला सेल का 25%, 1,90,000 का 25%, 47,500 मिलेगा। ये रहा नोट 2। आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करिएगा, करके एक नाम दीजिएगा टोटल ए। ये टोटल निकल गया हम लोग का। यहां से अब पेमेंट माइनस होगा, जितना पेमेंट किया इस महीना में। पेमेंट कहां किया? क्रेडिटर को, सप्लायर को दिया। क्वेश्चन में क्या बोला था? 1 महीना बाद पैसा देना है। अच्छा, क्रेडिट परचेस कितना हुआ बताया नहीं। ऐसा जब होगा, क्वेश्चन में नहीं बताएगा, तो जितना आपको परचेस दिख रहा है पूरा का पूरा मान लीजिए कि वो क्रेडिट परचेस है। जब अलग से बताया नहीं है, जैसे सेल में बता दिया था 75% कैश सेल और 25% क्रेडिट सेल, बट परचेज में नहीं बताया है। तो परचेज में हम लोग क्या मान लेंगे? पूरा क्रेडिट परचेज। यानी अप्रैल महीना में हम कौन सा पैसा पेमेंट करेंगे? मार्च महीना में जो सामान खरीदे थे 1.5 लाख का, वो पैसा हम अप्रैल में पेमेंट करेंगे। 1 महीना बाद देना पड़ता है। ये रहा वर्किंग्स 1 मंथ आफ्टर द परचेज। मार्च महीना का जो परचेज था 1.5 लाख, वो अप्रैल में पेमेंट करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। वेजेस के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। आप सिंपल लॉजिक लगाइए। एक वर्कर जब कंपनी में ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग का डेट में उसको पैसा नहीं दिया जाता है। वो 1 महीना पूरा काम कंप्लीट करता है तब जाकर मिलता है। जैसे आप 1 से 30 तारीख तक काम कीजिएगा तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में आपको वेजेस मिलेगा। यानी वेजेस बाय डिफॉल्ट, बोलने का जरूरत नहीं है, ये दुनिया को पता है। 1 महीना काम करने के बाद वेजेस दिया जाता है। यानी वेजेस में अगर कुछ नहीं बोला, ऑलवेज मानकर चलिएगा 1 मंथ आफ्टर। तो देखिए मार्च महीना में जो वेजेस था 15,000 रुपया, वो पैसा कब पेमेंट होगा? वो पैसा पेमेंट होगा अप्रैल में। ये बात हम लोग लिखेंगे वर्किंग्स में। ये देखिए 1 मंथ लेटर, मार्च महीना का वेजेस अप्रैल में पेमेंट हुआ 15,000। नोट नंबर 4, पेमेंट को जोड़ लेंगे। 1,65,000 आएगा, देखकर ही लग रहा है। 1,51,500 क्यों हो गया? या थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। Hmm. 1,65,000। इसका टोटल भी थोड़ा सा चेक कर ही लेते हैं। 10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 47,500, ये ऐड करके आया 2,07,500। वहां से आपका माइनस होगा 1,65,000। हाँ, 42,500 आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। 42,500 क्लोजिंग कैश बैलेंस, ए माइनस बी। देखिए ये ऐड करके आया टोटल। ए पेमेंट का ऐड करके 1,50,000 और 15,000, 1,65,000 माइनस कर दिया इससे इसको। क्लोजिंग कैश बैलेंस 42,500। ए से बी को माइनस कर दिया। ये था अप्रैल महीना का कैश बजट। कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां जाएगा और फाइनली कितना बचेगा। चलिए एक और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल का एक और सवाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ABC Limited company wishes to arrange overdraft facility with its banker during the period of April to June. ABC कंपनी लिमिटेड ओवरड्राफ्ट लेने का सोच रहा है, तो इसलिए वो बजट बनाना चाहता है, ये देखना चाहता है कि उसको कितना ओवरड्राफ्ट का जरूरत है। यानी ओवरड्राफ्ट जब हम लोग बैंक में, आप लोग जानते हैं ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो बैंक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है ज्यादा पैसा निकालने का, लेकिन आप जितना मर्जी उतना नहीं निकाल सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट निकालना पड़ता है। एज पर रिक्वायरमेंट आपको वो फैसिलिटी अवेल करना पड़ता है। तो आप पहले से पता लगा के जाते कि भाई हमको 1 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए हर महीना, या 1.5 लाख का, या 2 लाख का, वो पहले होमवर्क करके जाना पड़ता है। तो वही हम लोग यहाँ पर कैश बजट के थ्रू पता लगाएंगे कि कितना ओवरड्राफ्ट का जरूरत पड़ेगा इस दौरान, अप्रैल मई जून, वो हम लोग पता लगाने जा रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली हम लोग अप्रैल मई जून का कैश बजट बनाने जा रहे हैं। 3 महीना है तो अमाउंट का कॉलम भी यहाँ पर 3 कॉलम ड्रॉ करना है। अप्रैल मई जून का सेल्स परचेज वेजेस तो दिया है, पास्ट 2 मंथ का भी दे दिया है। यहां बोला है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। क्या मतलब हुआ, जो सामान सेल होता है उसका 50% क्रेडिट में सेल होता है और वो नेक्स्ट मंथ में उसका पैसा मिलेगा। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ, 50% पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा और बाकी 50% उसका भी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। यानी 50% पैसा 1 महीना बाद, बाकी का 50% उसका भी 1 महीना बाद। यानी 50% पैसा 1 महीना बाद मिलेगा और बाकी का 50% 2 महीना बाद मिलेगा, ये बोलना चाह रहा है। क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ, क्रेडिटर को पैसा देगा नेक्स्ट मंथ। कैश एट बैंक अप्रैल का शुरू में था 25,000 रुपया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस डालेंगे अप्रैल महीना का। मई और जून को अभी नहीं डालेंगे, खाली रखेंगे। फिर रिसीप्ट्स को ऐड करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। कहां से पैसा आएगा, यहाँ कैश सेल है ही नहीं क्वेश्चन में, पूरा का पूरा क्रेडिट सेल है। 50% पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा और उसका 50% उसका भी 1 महीना बाद मिलेगा। तो सोचिए जरा, फरवरी का जो सेल हुआ था उसका 50% मार्च में मिला और 50% अप्रैल में। यानी अप्रैल में फरवरी का 50% मिला है, मार्च का 50% अप्रैल में और आधा 50% मई में। यानी फरवरी का 50% आपको अप्रैल में मिला और मार्च का भी 50% आपको अप्रैल में मिला। ध्यान दीजिएगा इसको, फरवरी का 50% आपको अप्रैल में मिला और मार्च का भी 50% आपको अप्रैल में मिला। तो चलिए वर्किंग्स हम लोग इसका करेंगे, वर्किंग्स तो जरूरी है इसके लिए। देखिए यहां पर वर्किंग्स में लिख रहे हैं, ये देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 50% ऑफ सेल्स इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन द मंथ फॉलोइंग द नेक्स्ट मंथ। तो फरवरी का आधा पैसा मार्च में मिला था और आधा पैसा कब मिलेगा, अप्रैल में। हमको अप्रैल का बनाना है। सिमिलरली मार्च का आधा पैसा अप्रैल में, आधा पैसा मई में। यानी अप्रैल में फरवरी का आधा मिला और मार्च का आधा मिला। फरवरी का देखिए 1,80,000 रुपया था, उसका आधा। मार्च का देखिए 1,92,000 था, उसका आधा। ये रहा। अब सोचिए मई में कौन कौन सा महीना का पैसा मिला। मार्च का आधा अप्रैल में मिला और आधा कब मिला, मई में। अप्रैल का आधा मई में मिला। यानी मई में मार्च का आधा मिला 1,92,000 का आधा और अप्रैल का भी आधा मिला 1,08,000 का आधा पैसा। ये देखिए 1,92,000 का आधा, मार्च का आधा और अप्रैल का 1,08,000 था, उसका भी आधा। जून का सोचिए अब, जून में जो पैसा आपको मिला, अप्रैल का जो सेल था उसका आधा मई में मिला था और आधा मिला था जून में। यानी अप्रैल का आधा जून में और मई का जो पैसा था उसका आधा जून में। यानी 1,08,000 का आधा जून में और 1,74,000 का भी आधा
जून में। ये रहा, ये था अपना कलेक्शन फ्रॉम डेटर। नोट नंबर देके आप डालेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये रहा। और कहीं से कलेक्शन हुआ नहीं है। अब हम लोग पेमेंट में आएंगे, तो ये दोनों आप ऐड कर सकते हैं, दोनों मतलब अप्रैल का, मई का ऐड मत कीजिएगा, मई का तो अभी बैलेंस आना बाकी है, मई का जगह रख दीजिए। अब पेमेंट में आ जाइए, पेमेंट करेंगे कैश पेमेंट। किसको पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर को। और क्या चीज का पेमेंट करेंगे? वेजेस का। क्रेडिटर का क्या बोला था? 1 महीना बाद होगा पेमेंट, यानी अप्रैल में मार्च का पेमेंट, मई में अप्रैल का पेमेंट और जून में मई का पेमेंट। मार्च का पैसा अप्रैल में पेमेंट होगा, अप्रैल का मई में, मई का जून में। परचेज में अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? कुछ ना बोले तो ऑलवेज एज्यूम इट इज ए 100% क्रेडिट परचेज, ये पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है, ऐसा एजम्पशन करना पड़ता है। तो मार्च का 1,44,000 अप्रैल में पेमेंट होगा, अप्रैल का 2,43,000 मई में पेमेंट होगा, मई का 2,46,000 जून में पेमेंट होगा। उसके लिए भी हम लोग वर्किंग्स करेंगे। अप्रैल में मार्च वाला परचेज का पेमेंट हुआ, मई में अप्रैल वाला का परचेज का पेमेंट हुआ, जून में मई वाला परचेज का पेमेंट। नोट नंबर दे के हम लोग डाल देंगे। इसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस में कुछ नहीं बोला, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने लॉजिक बताया था, 1 महीना काम करने के बाद पेमेंट होगा, यानी मार्च का वेजेस अप्रैल में पेमेंट होगा, अप्रैल का वेजेस मई में, मई का वेजेस जून। इसका भी हम लोग एक वर्किंग्स बनाएंगे। अप्रैल में पेमेंट हुआ मार्च का वेजेस, मई में पेमेंट हुआ अप्रैल का वेजेस, जून में पेमेंट हुआ मई का। नोट नंबर 3, अब पेमेंट का टोटल करेंगे। 1,44,000 प्लस 14 1,58,000, 2,43,000 प्लस 11,000। अच्छा, माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं। अप्रैल महीना का टोटल रिसीप्ट ये था, टोटल पेमेंट ये था, इसको माइनस कर दीजिए, ए से बी को माइनस कीजिए, तो अप्रैल महीना का क्लोजिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपको पता चल जाएगा। ये है क्लोजिंग बैंक बैलेंस, या कैश बैलेंस भी आप लिख सकते हैं। बेटर होगा बैंक बैलेंस लिखिए, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट बोला है। यानी आपके पास 53,000 बच रहा है, आपका रिसीप्ट इतना, पेमेंट इतना। अप्रैल महीना का क्लोजिंग बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस मई महीना का वो ओपनिंग बन जाएगा, 53,000 आपको यहां डालना है। अब मई का टोटल करना है तो 2,03,000 आएगा। मई का एक्सपेंसेस का भी टोटल करना है। देखिए रिसीप्ट से पेमेंट ज्यादा है, यानी अब ओवरड्राफ्ट का जरूरत पड़ेगा। रिसीप्ट है मेरा 2,03,000, पेमेंट है मेरा 2,54,000, नेगेटिव आ रहा है, यानी अब मुझे ओवरड्राफ्ट का जरूरत है। 2,03,000 से 2,54,000 घटाइएगा तो आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव 151,000। ये हो गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। मई का क्लोजिंग यानी जून का ओपनिंग। अब जून का ये दोनों आप जोड़िए, याद रखिए ये माइनस में, ये प्लस में है, 90,000 आए, पॉजिटिव आएगा। पेमेंट का टोटल 2,56,000। वापस से देखिए रिसीप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, यानी यहां भी मेरा ओवरड्राफ्ट आएगा। 90,000 से 2,56,000 माइनस कीजिएगा तो माइनस में आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि बिजनेस को कितना ओवरड्राफ्ट का जरूरत है? अप्रैल महीना में ओवरड्राफ्ट का जरूरत नहीं है, मई महीना में ओवरड्राफ्ट का जरूरत पड़ेगा 51,000 और जून महीना में ओवरड्राफ्ट का जरूरत पड़ेगा 1,66,000। और इसीलिए कंपनी ने ये कैश बजट बनाया। ओके, सम्स यहाँ पर हम लोगों ने आज 2 कैश बजट का सम्स किया। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कैश बजट का सम्स करेंगे। गुड डे एवरीवन।